हेलो एवरीवन। क्या सब तक मेरी आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर? मेरे पास आप में से किसी की आवाज नहीं पहुंच रही। आ रही है सर। ओके। सर बच्चों का माइक सबके ऑफ करवाए हुए हैं और बच्चे माइक ऑफ रखेंगे। आप क्लास ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। ठीक, ओके सर। ओके, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री क्लास में हम लोग अभी तक मगध साम्राज्य के ऊपर बात कर रहे थे और वो अब काफी दूर तक पहुंच गए हैं। उसके अंदर हम लोग मगध से होते हुए हम लोग शिशुनाग वंश और अंतिम जो अभी हम करके आए हैं शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश का जो अंतिम राजा था, शुंग वंश के जो अंतिम राजा थे देवभूमि, उनकी हत्या उनके ही एक अमात्य, ठीक है, उन्होंने कर दी थी। अब उन्होंने कर दी अमात्य जी ने, तो अब जैसे कि मैंने कल ही बताया था, हिस्ट्री में सभी इसी प्रकार से ही सारी हिस्ट्री चलती है कि एक के बाद एक राजा को कोई ना कोई किसी किसी प्रकार से उसके पद से हटा देता है और उसके बाद फिर नए राजा का आगमन हो जाता है। तो वे पुष्यमित्र शुंग वाली जो बात है उनकी बात करें तो उनके राज्य में काफी जो समय निकला उनका, उनके समय में जो अंतिम राजा थे देवभूमि, जिसे देवभूति भी कहा जाता है, ठीक है, उन राजा की जो मृत्यु हो गई थी, उनके अमात्य वसुदेव कण्व ने कर दी थी। वसुदेव कण्व ने। तो आप लोग, हाँ, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे और जिससे यदि कुछ मैं बोलता हूँ ऐसे लिखने जैसा तो आप उसको लिख भी सकते हैं, अन्यथा इसकी पीडीएफ तो मैंने ग्रुप में डालनी ही होती है, तो उसमें से आप कर लेना। फिलहाल बात करते हैं देवभूमि की। तो देवभूमि या देवभूति नामक इस राजा की मृत्यु हो गई। इसके अमात्य ने इसको मार दिया। अमात्य मतलब इसका वजीर, इसका मंत्री, जो मुख्यमंत्री जो होता है, इनका प्रधानमंत्री जो होता है एक तरह से इनका, तो उस अमात्य ने इसकी हत्या कर दी थी। और देवभूमि की मृत्यु के साथ ही शुंग वंश की अंत हो गया और अब एक नया वंश कण्व वंश प्रारंभ हो गया। ठीक है, अब एक कण्व कौन थे, या कण्व जो राजा थे उन्होंने कितने समय राज किया? बिल्कुल छोटे से समय तक राज किया था कण्वों ने। कण्व राजाओं में जो अंतिम सुशर्मा, इस कण्व राजा में पहला, जैसे वसुदेव जी ने इसकी स्थापना कर दी, होते होते इनका राज चलते चलते अंतिम जो राजा था वो था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सातवाहनों के एक राजा, जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, उन्होंने इसकी हत्या करके और सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ये कण्व इतना इंपॉर्टेंट नहीं आता, बस एक कड़ी के रूप में है, बीच में आ जाता है ये, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सातवाहनों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी हमारे सातवाहन ही इंपॉर्टेंट है, कण्व नहीं है। ठीक है, चलिए तो सातवाहनों के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ में जो सातवाहन है वो है कौन? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि सातवाहन कौन थे, किस जाति के थे। इतिहासकारों का इस बात पर बहुत सा मतभेद है, क्योंकि वो किस जाति के थे या कहाँ के थे, कौन थे, इस पर एक मत नहीं है ज्यादातर। तो जो पुराणों में बात करें तो पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जाति का कहा गया है। जो आंध्र प्रदेश है ना, जो भाषा के नाम पर सबसे पहला राज्य बना था, उस एरिया से, यानी कि उस जाति से भी, उसी का नाम भी है, जाति भी है, आंध्र जाति कहा गया है, इसलिए सातवाहन वंश को आंध्र वंशीय कहा जाता है। ठीक है, पुराणों में ऐसा कहा गया है। आंध्र एक जाति का नाम था जो गोदावरी, कृष्णा, दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, इनके बीच के भाग में निवास करती थी। आंध्र शासक पहले महाराष्ट्र में भी शासन करते थे,
जो महाराष्ट्र है वहां पर भी वो शासन करते थे। परंतु बाद में वो शकों के आक्रमण की वजह से वहां महाराष्ट्र को छोड़ करके और उधर चले गए थे, आंध्र प्रदेश के समय उस जगह पर चले गए थे, कृष्णा गोदावरी नदी के बीच के स्थान पर। उस एरिया को इसीलिए आंध्र प्रदेश कहा गया है, ठीक है ना। अब पता लग गया आंध्र जो प्रदेश है वो क्यों है। पहले वो महाराष्ट्र में थे, वो राजा इधर आ गए, अब इसलिए वो हो गया है, आंध्र प्रदेश के निवासी हो गया। अतः आंध्र नाम प्रादेशिक संज्ञा भी है, जातीय संज्ञा भी है, यानी कि प्रदेश की प्रदेश से संबंधित भी है और जातीय यानी कि किसी एक जाति की नाम भी है। आंध्र के लोग आर्य होते थे या अनार्य, ये भी निश्चित नहीं है कि वो कौन से थे भाई, आर्य थे या अनार्य थे। ये टोटल बात करें तो 4 प्रकार के मत हमारे सामने आते हैं इनके बारे में। 4 जो मत आते हैं हमारे सामने, उनमें से एक है कि आंध्र या सातवाहन अनार्य थे। पहली बात तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वो लोग अनार्य थे और आर्यों की सभ्यता और संस्कृति को नहीं अपना पा रहे थे। उन्होंने एक तरह से आर्यों की जो सभ्यता संस्कृति से अपना लेने से वो आर्य जैसे तो हो गए थे, लेकिन पूरी तरह से आर्य नहीं थे, बस उनकी सभ्यता को अपना लिया था उन्होंने। एक हमारे निवासचारी अयंगर जो इतिहासकार हैं, फिर किसी का नाम ले रहा हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपने इसको अंडरलाइन करना है, लिखना है, श्रीनिवासचारी अयंगर। ये इतिहासकार हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत के इतिहासकार हैं। इन्होंने ही शकों और सातवाहनों के बारे में अच्छी जानकारी दी है। तो ये कहते हैं कि भाई आंध्र के लोग अनार्य प्रजाति के तो थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आर्यों की व्यवस्था को अपना लिया था, इसलिए दक्षिण भारत के उत्तर पूर्वी भाग में निवास करने चले गए और काफी शक्तिशाली भी आगे हो गए। ये उनकी बात आती है। ऐतरेय ब्राह्मण, हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, ऐतरेय ब्राह्मण में ये कहा गया है कि आंध्रों को अनार्य कहा गया है, ठीक है। पूरी तरह से उन्होंने तो पुराणों में तो ये नकार दिया कि वो लोग आर्य थे। अयंगर जी ये कहते हैं कि वो लोग अनार्य तो थे, लेकिन आर्यों की व्यवस्था को अपना लिया था, ठीक है। अब दूसरे मत की बात करें। दूसरा मत है कि सातवाहन ब्राह्मणों तथा नागों की मिश्रित संतान थे या नहीं। अब भाई हेमचंद्र राय चौधरी, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी, वो कहते हैं कि सातवाहन राजाओं को आंध्र यानी के जो आंध्र है वहां का ही कहा गया है। उन्हीं शब्दों में कहें तो यह विश्वास करने योग्य बात है कि आंध्र भृत्य अथवा सातवाहन राजा ब्राह्मण थे। भृत्य वो लोग वो ऐसा मानते हैं कि वो ब्राह्मण थे, जिनमें कुछ में नाग रक्त का सम्मिश्रण मिलता है, ठीक है, यानी कि ब्राह्मणवादी थे और उनमें नागवंशीय रक्त भी है। इस मत के अनुसार सातवाहन ब्राह्मणों और नागों की मिश्रित रक्त वाला माना जा सकता है। तो अरे सभी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देखकर। दूर होकर भी हम लोग क्लास के जरिए एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है वाकई। टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया देखा। टेक्नोलॉजी से अब हम इतिहास पे आते हैं वापिस कि सातवाहन क्या ब्राह्मण थे या नहीं थे, ठीक है। हमारे 2 मत हो गए भाई। एक मत के वो अनार्य थे, दूसरा मत के वो नागवंशी ब्राह्मण थे, तीसरा मत के वो ब्राह्मण थे, ठीक है। देखो किसी भी राजवंश के बारे में सबसे पहले ये जानना कि वो कौन थे, कहाँ के थे, ये जरूरी होता है। उसको जानने के बाद ही हम राजवंश के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा मत देख लें, उसके बाद हम इसके सातवाहनों के जितने भी किस जगह से आए, कौन कौन इसके राजा थे, उन पर बात करेंगे। सातवाहन ब्राह्मण थे। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सातवाहन ब्राह्मण थे। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है भाई, गौतमी पुत्र सातकर्णी की ही है इसमें सारी की सारी सातवाहनों में एकमात्र ऐसा राजा है जो बहुत ही पराक्रमी राजा था, ठीक है। इसी की बात होगी, आगे चल के इसकी उपलब्धियों वगैरह के बारे में जानकारी लेंगे।
अभी देखते हैं कि ये कह रहा क्या है। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण अर्थात एक विशिष्ट ब्राह्मण कहा गया था। उनके नामों से पहले गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र आदि शब्द लगाकर ब्राह्मणों के गोत्र माने गए। ठीक है, सर इनमें सात। हाँ हाँ सर वो बोलो कल बोलो। आप पीडीएफ तो सेंड की नहीं कल आपने। हाँ वो मैं आज कर देता हूँ, अभी ना तुरंत क्लास के बाद ये वाली जो मैं बोल रहा हूँ और जो कल वाली थी वो दोनों सेंड कर दूँ। ओके ठीक है। हाँ जी। और पढ़ते वक्त यदि कोई प्रश्न बीच में आए तो आप एक बार पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ अपनी क्लास में कोई ऐसी बंदिश वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वो ब्राह्मण थे, इस बात पर भी तीसरा मत ये कहता है कि वो ब्राह्मण थे और जो नासिक अभिलेख है उसके अंदर इस चीज का लिखा गया है। मैं ही तक करूंगा। कुछ समझ नहीं पा रहा क्या कह रहा है भाई। ठीक है, या तो माइक ऑफ करो या फिर अच्छे से पूछो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सातवाहन क्या क्षत्रिय थे? तीसरा चौथा मत जो है वो ये आता है। पहला अनार्य थे, दूसरा नागवंशी थे, तीसरा ब्राह्मण थे और चौथा आया कि वो क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रियों के लिए क्या कहते हैं? डॉक्टर D.R. भंडारकर और डॉक्टर के गोपालाचारी ये बोलते हैं कि वो क्षत्रिय थे। और डॉक्टर भंडारकर का तो कथन है कि एक ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों का रक्षक होता है। एक ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों का रक्षक है और एक विशिष्ट ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण नहीं बल्कि उनका रक्षक ही है। ठीक है, ये भंडारकर जी कहते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी वल्लश्री को राजर्षि वधु कहा जाता था। अब भाई ये क्या बोल गए? ये बोल रहे हैं कि गौतमी पुत्र की जो माता थी वो थी गौतमी बलश्री, उनको राज ऋषि की वधु कहा गया है ना, राज ऋषि की वधु। तो इसलिए इससे प्रतीत होता है कि वो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि ब्रह्म ऋषि वधु थे, उसकी माता। ठीक है, इसलिए इसको भी ब्राह्मण जैसा ही ब्राह्मण ना मानकर क्षत्रिय माना गया है। चार चीजों के बारे में हमने जाना। सातवाहन कौन थे? सातवाहन क्या अनार्य थे? क्या वो नागवंशी ब्राह्मण थे? क्या वो पूर्ण ब्राह्मण थे या फिर वो क्षत्रिय थे? इन चार पर अलग अलग विचारकों ने अलग अलग विचार प्रदान किए। ठीक है, ये तो था सातवाहन वंश। अब इस सातवाहन वंश आए कहाँ से, ये लोग कहाँ से आए, कहाँ रहते थे, इसके बारे में भी लोगों का या विद्वानों का मत एक जैसा नहीं है। उनमें वो सबसे पहला जो मत है वो ये कहता है कि वो आंध्र प्रदेश के थे। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हैं कि वो आंध्र प्रदेशीय थे। डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि उनका मूल निवास ही दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का प्रदेश था। ठीक है, ये तो है उनका मूल निवास। दूसरा पॉइंट इसी मूल निवास के लिए कि क्या वो तमिलनाडु के वेल्लारी जिले से थे? डॉक्टर शुभंकर ये मानते हैं कि वो तमिलनाडु के बेल्लारी जिले के थे और कोई इस मत का समर्थन नहीं करता। तीसरा है विदर्भ। विदर्भ जो हमने कल पढ़ा था कि विदर्भ के साथ युद्ध हुआ था जिसका, वो विदर्भ का जो एरिया है उसको प्रोफेसर मीरा सी आज के विदर्भ को इनका मूल स्थान मानते हैं, लेकिन यह इतना उपयुक्त नहीं माना जाता। चौथा स्थान, क्या वो मध्य प्रदेश या दक्षिण भाग, ठीक है ना, उसका कोई थे? तो डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि भाई सातवाहनों का मूल निवास स्थान मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग हो सकता है। ठीक है, फिर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ये कहते हैं हमारे जो महाराष्ट्र के जो है उसमें हाथी गुम्फा लेक हो गया है ना, सातवाहनों के सिक्के, सातवाहनों के जो हाथी गुम्फा लेक हो गया, उसके सिक्के हैं, उनके अभिलेख हैं, कलिंग का अभिलेख है। इन सब से क्या ज्ञात होता है कि वो लोग मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले हो सकते हैं। ठीक है, और अब इनका उदय का, अब ये तो प्रदेश थे, ठीक है, इसमें सबसे पहला यही माना जाता है कि वो महाराष्ट्र के
निवासी थे और बाद में आंध्र प्रदेश चले गए थे और वहां से फिर उन्होंने अपना राज्य प्रारंभ किया था। ठीक है, अभी तक हम इस पॉइंट में ये पहुंचे हैं कि कण्व राजा की मृत्यु हो गई, शुंग वंश का अंत हो गया, कण्व राजाओं ने राज्य स्थापित किया, कण्वों को हरा करके सातवाहन आ गए। और सातवाहनों पर हम बात कर रहे हैं कि सातवाहन कौन थे। सातवाहनों के लिए 4 पॉइंट बताए। एक तो अनार्य थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे। मेरा किराया केवल 3000 रुपए है। हाँ, पता नहीं, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने माइक ऑफ रखें। ठीक है, वो 4 पॉइंट हो गए। फिर थे कि मूल निवास कहाँ का है। मूल निवास के लिए अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीजें बताई हैं। उन चीजों को, अच्छा ये जरूरी है इसलिए बताई जा रही है, अन्यथा इसको विशेष नहीं था, लेकिन ये जरूरी थी इसको बताने के लिए, क्योंकि ये सातवाहनों की आगे जाकर के उपलब्धियों में गिनी जाएंगी ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक, अब देखें, मान लो सातवाहनों का उदय हुआ तो हुआ कैसे। तो भाई डॉक्टर वी ए स्मिथ हैं, डॉक्टर रैप्सन है और डॉक्टर जायसवाल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मानते हैं कि सातवाहनों के वंश की स्थापना ईसा पूर्व 3री शताब्दी में हुई है। परंतु डॉक्टर एक हेमचंद्र जी हैं, वो ये मानते हैं एएन घोष के साथ, डॉक्टर विमल चंद्र पांडे के साथ, कि सातवाहन वंश का उदय प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी पूर्व की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इन विद्वानों के अनुसार सातवाहन वंश की स्थापना 27 ईसा पूर्व में हुई। इस मत की पुष्टि नाना घाट अभिलेख और हाथी गुम्फा अभिलेख से होती है। ठीक है, तो अभी टोटल कुल मिलाकर जो समझ आता है, एक डॉक्टर राजबली पांडे का मत और है, वो कहते हैं सातवाहन मूलतः दक्षिण भारत के थे और 28 ईसा पूर्व में शिवमुख ने मगध पर आक्रमण करके उत्तरी भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो ये था एक इनका काल बताने का कि किस समय में थे ये। 1900 ये कह रहा है 1900 कहाँ आ गया, ईसा पूर्व की बात करते हैं। ईसा पूर्व की बात करें तो 27-28 ईसा पूर्व के करीब इनका प्रारंभिक काल माना जाता है। हम लोग 1500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से चलते 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 आज ईस्वी सन तक आ गए हैं। ठीक है ना, यानी इतिहास को पढ़ते पढ़ते हमने 2500 साल निकाल दिए। 2500 साल की इतिहास पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो इतिहास आगे शुरू होगा, वो इतिहास ईस्वी सन से स्टार्ट होना शुरू होगा। अब चूंकि बस 27-28 साल ही रह गए हैं, इसके बाद ईस्वी सन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पढ़ रहे हैं ना, उसको ध्यान से पढ़ना कि हम लोग कितना पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, 2500 साल पढ़ाए। कहीं बाद में पता ही ना रहे कि हम क्या पढ़ के आए हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं। अब प्रारंभिक सातवाहन जो शासक हैं उनकी बात कर लेते हैं। भी इसकी स्थापना करने के लिए स्टार्ट कहां से हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जब भी क्लास होगी, कल होगी जैसे, तो इससे थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि सिर्फ बोलने से मुझे नहीं लग रहा वैसा कुछ इम्प्रूवमेंट आ पा रहा है। मुझे कईयों ने सुझाव दिए हैं बच्चों ने, तो इसको मैं कल से इम्प्रूव करूंगा और कल एक नए वे में क्लास जरूर करेंगे। ठीक है, अभी सूचनाओं के बाद क्लास की बात करते हैं। चले, पहला राजा है शिमुख। शिमुख नाम का राजा है, सातवाहन वंश का संस्थापक राजा माना जाता है इसे, शिमुख को। शिमुख ने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के अंत में सातवाहनों के स्वतंत्र शासक के रूप में नींव डाली थी। मगध के कण्व वंशीय नरेश सुशर्मा, ठीक है ना, कण्व का अंतिम नरेश है सुशर्मा। ठीक है, पहला वसुदेव था, अंतिम सुशर्मा है। इस सुशर्मा को इसका वध कर दिया और अब मगध की राजगद्दी के ऊपर कौन बैठ। सर वो कौन सा था नरेश? सुशर्मा, अंतिम नरेश। ठीक है, सुशर्मा है कण्व वंश का अंतिम नरेश, जिसकी हत्या करके अब शिमुख राजा ने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, कई सारे देखो छोटे छोटे राजा हैं,
छोटे छोटे उनके काल हैं, इसलिए कहीं स्थापना होगी, कहीं पर फिर से उसकी मृत्यु होगी, फिर स्थापना होगी, फिर मृत्यु होगी, ऐसा चलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड कम है। अशोक या उनके साम्राज्य की तरह विशाल साम्राज्य नहीं है इनके। क्योंकि शिशुनाग वंश की बात करें, जहां से मगध अशोक के बाद विघटन होना शुरू हुआ था, कहा अफगानिस्तान से लेकर के और बंगाल तक इनका राज्य होता था। लेकिन अब जिस समय ये बात कर रहे हैं हम लोग कण्व राजवंश की, तो तब तक वहां के कश्मीर ने अपने आप को अलग कर लिया, अफगानिस्तान ये इधर का सिंध प्रांत जो था उसने अपने आप को आजाद कर लिया, सबने आजाद कर लिया। इनके पास इस वक्त बहुत ही थोड़ा राज्य बच गया था। ठीक है, आते 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 ये राज्य अब छोटा होता जा रहा है। मगध राज्य पहले जितना विशाल नहीं रहा, एक छत्र नहीं रहा, सबने अपनी अपनी अलग अलग। तो अब जो अलग अलग राजाओं के नाम आएंगे, तो वो अलग अलग राजा ही छोटे छोटे समय काल के लिए राज्य करेंगे। तो बार बार किसी की हत्या होगी, किसी की नए वंश की स्थापना होगी, वो इसी प्रकार इसी क्रम में चलता रहेगा। और ये चलेगा गुप्तों तक। गुप्त राजा अच्छे से इसको फिर से स्थापित करेंगे, और गुप्तों के बाद हर्षवर्धन के समय में फिर ये फिर से एक बार संगठित होगा। तो अब बात करते हैं, हम जहां छोड़कर आए थे वो था कण्व, कण्व वंश। शिशुनाग वंश का अंत करके कण्व आ गए, कण्वों का अंत करके अब आ गए सातवाहन, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। सातवाहनों में शिमुख पहला राजा था, जिसने कण्व के अंतिम राजा सुशर्मा को वध कर दिया और उसके स्थान पर खुद गद्दी पर बैठ गए। शुंगों और कण्वों से शिमुख ने संभवतः विदिशा के निकट का प्रदेश हस्तगत किया। देखो विदिशा जो जगह है उसके आसपास का एरिया, ये आज के टाइम में देखें तो ये मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ी के एरिया की बात कर रहा है। वहां के एरिया में से उसके निकट के राज्यों को इसने धीरे धीरे अपना बनाना स्टार्ट कर दिया। इसका जो वास्तविक शासन था दक्षिण पथ की ओर था, यानी कि दक्षिण की तरफ जो राज्य थे उनकी तरफ ये ज्यादा विजय प्राप्त कर रहा था, अपना राज्य ज्यादा स्थापित कर रहा था। आंध्र प्रदेश तक तो ये आ ही गया, उसके बाद के नीचे के जो तमिलनाडु कर्नाटक एरिया जो है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, पुराणों के अनुसार इस राजा ने टोटल सिर्फ 23 साल ही राज किया है, टोटल 23 साल ही राज किया है। इसके बाद कौन आया? शिमुख के बाद आता है कृष्ण। कृष्ण, ये कृष्ण भगवान वाले कृष्ण नहीं है, ये कोई और कृष्ण है। कृष्ण आता है, कृष्ण शिशुमुख के बाद उसका भाई कृष्ण शासन का अधिकारी हो जाता है। ऐसा हमें नासिक के शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, उसका नासिक का जो शिलालेख है उससे प्राप्त होता है कि शिमुख के बाद उसका भाई कृष्ण आता है जो राजगद्दी पर बैठता है। शिमुख का पुत्र था सातकर्णी। ठीक है, अपन सातकर्णी ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसकी बात आप स्टार्ट करेंगे। शिमुख का पुत्र था सातकर्णी, इस कुल का तीसरा राजा बनता है वो, और ये एक प्रतापी राजा था। सबसे सातवाहनों में सबसे इंपॉर्टेंट राजा यही है, शिमुख। शिमुख के बाद उसका भाई कृष्ण, और उसके बाद उसका शिमुख का पुत्र गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। गौतमी उसकी माता का नाम है। ठीक है, नाना घाट अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने दक्षिणी भारत के अधिकांश प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। सांची अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने मालवा के बहुत से प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, और उसने राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञों का भी अनुष्ठान करवाया था। उसके समय में ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार करवाया गया, मतलब ब्राह्मण धर्म की स्थापना इसके द्वारा पुनः की गई थी। ठीक है, तो सातकर्णी जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है था। क्या इसके बाद अब क्या हुआ सातकर्णी के बाद? इस सातकर्णी पर अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन सातकर्णी के बाद कौन आया? सातकर्णी के बाद जितने भी आए शासक जो उत्तराधिकारी थे उसके, वो सारे दुर्बल थे, वो उनमें कोई ऐसा प्रतापी राजा कोई नहीं था। और फिर वापस से फिर ये सातवाहन वंश पतन की ओर जाएगा, और फिर ये इसका अंत हो जाएगा। ठीक है,
इसके जो सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी नागनिका के हाथों में शासन सत्ता चली जाती है और उसके दोनों पुत्र वैदर्षी और शक्तिश्री अल्पवयस्क होते हैं। उसके कारण उसकी पत्नी जो है वो राज करती है। सातकर्णी के पश्चात सातवाहन वंश का गौरव कम हो जाता है। लगभग 1 शताब्दी तक इस वंश में कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं आता, कोई योग्य ही नहीं होता। इस समय सातवाहन शासकों पर शकों का आक्रमण हो जाता है। अब शक राजा, अब आप लोग ना कंफ्यूज मत होना किसी भी प्रकार से। कण्व राजा अलग हैं, सातवाहन अलग हैं, और अब जो शक आएंगे, शक एक अलग राजवंश। ओके, शकों का आक्रमण हो गया, और इस शकों के आक्रमण का शुरू हो जाने से उसने क्या, महाराष्ट्र, गुजरात, काठियावाड़, मालवा, कोंकण, दक्षिण राजपुताना, इस लगभग इनके ऊपर शकों का आक्रमण होकर के और उनका राज्य स्थापित हो जाता है। और इस प्रकार से लगभग ये सातकर्णी वंश, सातवाहन वंश जो है खत्म हो जाता है। ये तो है इस वंश के बारे में छोटी सी डिटेल, जो कि हमें कड़ी दर कड़ी जोड़ती है। कल हम इस कक्षा में बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी पर, कि उसने किस प्रकार से युद्ध किए, किस प्रकार उसे प्रतापी महान राजा बोला जाता है, और किस प्रकार इसका जीवन रहा, किस तरह से इसे हम और आगे तक पढ़ेंगे, इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसको ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे उसको। यदि अब तक कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हो। अभी तक की जो कहानी हमने इतिहास की सुनी, उस कहानी से हमें कोई प्रश्न आता है मन में, चलो पूछ लेते हैं। कुछ भी, अगर आप लोग कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, चैट में कोई क्वेश्चन आया क्या? भाई पूछ ले रखे पूछ फिर से बोलो, मुझे समझ ही नहीं है क्या कह रहा है। चलो ठीक है, यदि कोई भी प्रश्न हो मुझसे बात करें, अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ में जल्दी ही आपको सेंड कर देता हूँ, तुरंत, अभी थोड़ी देर में अभी कर देता हूँ। आवाज नहीं आ कोई रही? भी स्टूडेंट कुछ भी पूछना चाहता हो तो मुकेश सर से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। ठीक है, सर बता रहे हैं वैसा ओके है? जी सर जी। ठीक है, चलिए तो फिर कल मिलेंगे। अब आज की क्लास यही लीव करते हैं। जय हिंद। ओके।